नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। बिहार में एसआई बनने के लिए क्या जरूरी है, इसके भाग 2 में। तो दोस्तों, हम कल के वीडियो में ये नहीं जान पाए थे कि कितने एग्जाम होते हैं एसआई बनने के लिए बिहार में। तो आज के वीडियो में हम इसी पर नजर डालेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जाना कि दरोगा बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता की कितनी जरूरत होती है, उम्र सीमा क्या होती है, शारीरिक मापदंड क्या होती है और शारीरिक दक्षता जांच क्या होती है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने कहा था कि कल यानी कि आज मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कितने एग्जाम पास करने होते हैं दरोगा बनने के लिए। तो आज के इस दूसरे भाग में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। पुलिस सब इंस्पेक्टर की चयन एवं नियुक्ति। एसआई के पद पर चयन के लिए बीपीएसएससी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन लिखित परीक्षा का आयोजन करता है। लिखित परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा है मुख्य परीक्षा। दोस्तों, जो एसआई का एग्जाम होता है बिहार में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, दोनों जो है बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न समाहित करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पर आइए फोकस करते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है और कुल अंक 200 होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होते हैं। अवधि जो है 2 घंटे होती है। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा नियम है बिहार एसआई में। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। अगर मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम पड़ती है तो इस अनुपात को आवश्यकता अनुसार कम किया जा सकता है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिहार में दरोगा के लिए यानी कि एसआई के लिए अगर 500 रिक्तियां निकली हैं तो उसका 20 गुना ही जो है लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो 500 का 20 गुना कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 लोग जाएंगे मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर मान लीजिए कि जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, तो अगर ऐसी संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो इस स्थिति में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम पड़ती है, तो इस अनुपात को आवश्यकता अनुसार जो आयोग है वह कम कर सकता है। मुख्य परीक्षा पर आइए फोकस डालते हैं। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला हिंदी का होगा जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, कुल अंक 200 होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का और अवधि 2 घंटे की होगी। हिंदी के परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है। इसके अंक मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदी का प्रश्न पत्र होगा मुख्य परीक्षा में, उसके अंक केवल क्वालिफाइंग होंगे। अगर आप 30% मार्क्स ला दिए या इससे ऊपर ला दिए, तब तो आप जो अगला एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा का, वो आपकी कॉपी चेक होगी। अगर इसमें अगर नहीं ला पाते हैं तो वो कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है। और इसका जो है मेधा सूची में जो लास्ट में जो है मेंस का जो सेकंड पेपर होगा, उसके आधार पे जो मेधा सूची बनती है उसमें प्रथम प्रश्न पत्र का अंक नहीं जोड़े जाएंगे। दूसरा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है, कुल अंक 200 और अवधि 2 घंटे होती है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत शामिल होंगे सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों चरणों में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे, यानी कि जो एसआई का परीक्षा है उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। 0.2 अंक काटे जाएंगे अगर एक गलत अंक हुआ तो। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर कुल रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता जांच के लिए किया जाएगा। दोस्तों, जब मुख्य परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा, तो उसमें से जो टोटल अभ्यर्थी चुने जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 500 रिक्तियां निकली थी, तो हमने जो है 10,000 लोगों को बुलाया। तो 10,000 लोगों का जो बुलाया है, तो ये लिखित परीक्षा दे रहे हैं, मुख्य लिखित परीक्षा। तो जब
इनमें से हमको छटनी करनी है तो हम क्या करेंगे कि 500 का 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 पचे 3,000 लोगों को ही हम मेंस क्वालिफाई कराएंगे। और जो मेंस क्वालिफाई करेंगे ये 3,000 लोग, उनको शारीरिक दक्षता जांच के लिए भेजा जाएगा। इस परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है और शारीरिक दक्षता जांच जो है इसमें केवल पास होना जरूरी है। इसके लिए कोई मार्क्स निर्धारित नहीं किया गया है जो मेधा सूची में जोड़ा जाए, केवल इसको पास करना जरूरी होता है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो यहीं से आपका जो है नंबर कट जाता है। अगर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम पड़ती है तो इस अनुपात को आवश्यकता अनुसार कम किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि 6 गुना अभ्यर्थियों की जो बात की गई है इसमें कम या बेसी हो सकती है। शारीरिक दक्षता जांच के बारे में हम लोग दोस्तों कल बात कर चुके थे कि 1 मील दौड़ जो है पुरुषों को 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होता है, वहीं फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है जो 6 मिनट में पूरा करना होता है। इसी तरह ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक के बारे में हम बात कर चुके हैं कल के वीडियो में। अगर जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो पहले वीडियो को जरूर देखें ताकि शारीरिक दक्षता जांच और अन्य सारी जो जानकारियां दी गई हैं उस वीडियो में वो आपको मालूम चल सके। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार की जाएगी। तो अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थी हैं मुख्य परीक्षा में, उनको आरक्षण का विस्तृत जो भारत सरकार का आरक्षण नियम है या राज्य सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और जितने सीट होंगे उसमें आरक्षण को पूरी तरह पालन कराते हुए उस सीटों को भरा जाएगा। कंडीशन है, अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में अंक समान हो जाता है तो जन्म तिथि को आधार मानकर प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब हुआ कि वरीय उम्र वाले मेधा सूची में ऊपर रखे जाएंगे। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब मेंस का सेकंड पेपर चेक होगा और जो कैंडिडेट जो है जो फिजिकल टेस्ट है उसको भी पास कर ले रहे हैं और बाय द वे जो है उनका मेंस का जो है मार्क्स दोनों आदमी का बराबर आ जाता है, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को ज्यादा तरजीह दी जाएगी जिसका एज ज्यादा होगा, यानी कि जिसका जन्म तिथि काफी पुराना हो, नया नहीं हो, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा कंडीशन है, अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के अंक और जन्म तिथि दोनों समान हो जाते हैं तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुख्य परीक्षा के तो अंक समान हैं ही और इसके साथ साथ जन्म तिथि भी दोनों का समान हो जाएगा तो उस स्थिति में देखा जाएगा कि कौन सा व्यक्ति जो है ज्यादा जो है शैक्षणिक योग्यता रखता है, किसके पास जो है बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री है, इस तरह कई डिग्रियां हैं, किसके पास कम डिग्री है। जिसके पास ज्यादा डिग्री होगी उसको जो है ज्यादा तरजीह दी जाएगी, पहले मेधा सूची में उसका नाम रहेगा, उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका रहेगा। जिसके पास ज्यादा शैक्षणिक योग्यता होगी उसका मेधा सूची में आगे रखा जाएगा। अगर शैक्षणिक योग्यता में भी समान पाए जाते हैं तो मैट्रिक के अंक पत्र में दर्ज नाम को अल्फाबेट में रखकर मेधा सूची तैयार की जाती है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो शैक्षणिक योग्यता है यदि दोनों समान है, जन्म तिथि भी समान है प्लस अंक भी समान है, तो इस स्थिति में देखा जाता है कि दोनों व्यक्तियों के जो मैट्रिक के अंक पत्र हैं यानी कि मैट्रिक का जो रिजल्ट का जो कॉपी है उसमें देखा जाएगा कि जो नाम लिखा गया है दोनों व्यक्तियों का उसमें किसका नाम अल्फाबेट में पहले आता है। अगर सपोज दैट एक अरुण कुमार है और एक जो है सुशील कुमार है तो अरुण कुमार को, और इन दोनों के अंक भी बराबर है, जन्म तिथि भी एक है, सेम है और इनके अंक भी बराबर हैं, तो अरुण कुमार को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों ये रहा बिहार एसआई पर आधारित दूसरा भाग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम आगे भी इस तरह की वीडियो लाते रहें तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टारगेट विद नीतीश को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अपने दोस्त को यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।